आज हमारा टॉपिक है बफर की प्रिपरेशन प्लस बफर का एक्शन विद रिस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड। इससे पहले ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स बफर की डायरेक्ट मेथड की और इनडायरेक्ट मेथड की वीडियोस बनाई कि कैसे कौन सी एग्जांपल्स डायरेक्ट मेथड से प्रिपरेशन ऑफ बफर शो करता है और कौन सी एग्जांपल इनडायरेक्ट मेथड से बफर बनाया जाता है। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम बफर को प्रिपेयर करेंगे, एसिटिक एसिड का बफर, और बफर का एक्शन बताएंगे कि बफर कैसे एक्शन करता है जब उसमें कोई एसिड ऐड हो जाए या बेस ऐड हो जाए। तो यहां आपको जो तीन कंपोनेंट्स याद रखने एसिड के रिस्पेक्ट से, एसिडिक बफर के रिस्पेक्ट से, एक होगा एसिड, दूसरा वाटर और तीसरा जो कंपोनेंट होगा वो उसका सॉल्ट होगा। एसिड, वाटर, सॉल्ट। और इसी तरह बेसिक बफर में बेस, वाटर और उसका सॉल्ट। तो ये तीन कंपोनेंट आपने याद रखने जो अभी यहां एग्जांपल समझाते हुए आपको पहले से याद रहने चाहिए। एसिटिक एसिड बहुत वीक एसिड है, इसी तरह वीक आयनाइजिंग पावर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये तीनों पॉइंट एक ही हैं। चाहे आयनाइजिंग पावर में कहूं कि वीक है, वीक एसिड है, तो तब भी इसका मतलब ये इस फॉर्म में नहीं आना चाहेगा, आयंस की फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा, H पॉजिटिव नहीं देना चाहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का यही मतलब है। और वीक डिसोसिएशन वैल्यू है तो उसका भी यही मतलब है कि वो डिसोसिएट होना नहीं चाहता। तो वीक एसिड है, थोड़े बहुत आयंस, मिलियंस में कहीं जाके 10 या 15 आयंस इसके हमें मिल रहे होंगे। 10, 15 या 20 या 25 कर दें, मिलियंस तो बड़ी वैल्यू है, लेकिन एटलीस्ट कि हमारे पास 1 करोड़ में एटलीस्ट 100 या 200 या 300 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो रहे होंगे, इसके आयनाइज फॉर्म में रह रहे होंगे। तो एक तो एसिटिक एसिड हो गया। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास वाटर, जिसमें ये वाटर एज अ सॉल्वेंट ऐड करके क्या कर रहा होगा, डिसॉल्व कर रहा होगा। और कभी कभी इसका रिएक्शन ऐसे भी लिखा होता है, एसिटिक एसिड वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बना रहा होता है। तो अगर इसको ऐसे भी लिखा हुआ है तो H3O पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि H पॉजिटिव ही है। ऑलरेडी रिवर्सिबल रिएक्शन आपने, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते थे तो H3O पॉजिटिव को हम H पॉजिटिव ही लिखते थे, क्योंकि इसका भी वही एबिलिटी है, एसिडिक एबिलिटी, जितनी H पॉजिटिव की एबिलिटी होती है। तो चाहे इसको आप H3O पॉजिटिव लिखो या चाहे आप इसको H पॉजिटिव लिखो, मैंने यहाँ H पॉजिटिव ही लिखा हुआ है क्योंकि वाटर को मैंने ऊपर एरो के ऊपर शो किया हुआ है, उसको रिएक्शन के तौर पे शो नहीं किया। तो दो कंपोनेंट्स ये हो गए। तीसरा जो कंपोनेंट है, पहला आपको ये भी याद रखना है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड इक्वल कंसंट्रेशन से मूव कर रहा है। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास जो सॉल्ट आएगा, जैसे ही सॉल्ट आता है और सॉल्ट आने के साथ ही, मेरी पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपको याद रखना पड़ेगा कॉमन आयन इफेक्ट और ली शार्टलियर प्रिंसिपल। तो जैसे ही सॉल्ट आता है, सॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मैंने कहा था, एसिटिक एसिड का कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये 100% इस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। और कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन की पावर को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब यहां आएगा और कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो कॉमन आयन क्या है, इन दोनों CH3COOH से भी एसिटेट आयन आता है और सोडियम एसिटेट से भी एसिटेट आयन यहां में मिलता है, जो कॉमन आयन बन जाता है। और इस कॉमन आयन की वजह से यहां इस रिवर्सिबल रिएक्शन पे कौन सा फिनोमेना अप्लाई होने लग जाता है, ली शार्टलियर प्रिंसिपल। और ली शार्टलियर प्रिंसिपल कहता है कि जब एक रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन को देखिए कि जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था पहले, तो आपने बाहर से कोई चीज ऐड कर दी और वो चीज या वो कंपोनेंट या वो स्पीशी अगर ऊपर वाले में से कोई भी है, यानी उसमें से कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो वहां मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो उसको, उस स्ट्रेस को या उस चेंज को नलिफाई करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा और एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपने आप को लाने की करेगा। तो एसिटेट आयन आपने सॉल्ट की वजह से ऐड करवा दिए। जब एसिटेट आयन यहां ऐड हो जाते हैं तो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन यहां बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम क्या होने लग जाता है, डिस्टर्ब। और वही एसिटेट आयन H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, एसिटिक एसिड बना लेते हैं। क्योंकि एसिटिक एसिड ऑलरेडी वीक एसिड था, वो चाहता ही यही है कि वो कभी भी इन आयंस की फॉर्म में ना रहे, तो वैसे भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में वो आ जाएगा। और जब वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आएगा तो इक्विलिब्रियम फिर क्या कर जाएगा, एक नई पोजीशन पे आके स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट ने अपना फिनोमेना शो करना है बाय यूजिंग ली शार्टलियर प्रिंसिपल।
ये 100% डिसोसिएट होता है, एसीटेट आइंस यहाँ बनते हैं और एसीटेट आइंस क्या करते हैं, कॉमन आइन का फिनोमेना शो करते हैं। कॉमन आइन फिनोमेना की वजह से सिर्फ ये रिएक्शन बैकवर्ड आता है, रिवर्सिबल हो जाता है, ये रिएक्शन रिवर्स की तरफ जाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहना चाहता है बनिस्बत इस फॉर्म में। अक्सर बच्चे सोचते होंगे कि इस एसीटेट आइन को सोडियम प्लस के साथ मिलकर वापस क्यों नहीं आता, तो सिंपल पॉइंट ये है, सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो 100% आयनाइज फॉर्म में रहना चाहता है, ना कि इस फॉर्म में। तो ये रिएक्शन तो कंप्लीटली फॉरवर्ड में ही जाएगा, कभी बैकवर्ड में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको एरो की फॉर्म में लिखा है। और ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन पे ली शार्टलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो वो कहता है कि ये जो एसीटेट आइन यहाँ बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट की तरफ एसीटेट आइन बढ़े हैं, या प्रोडक्ट में कोई चीज ऐड हो रही है। रिएक्टेंट में तो CH3COOH था, तो रिएक्टेंट में CH3COONA नहीं ऐड हो सकता कि हम कहें कि यहाँ भी तो कोई कंसंट्रेशन बड़ी होगी। तो ऐसा कोई कंपोनेंट यहाँ हमने ऐड नहीं किया इस पूरी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का हिस्सा हो। लेकिन हमने जब सॉल्ट ऐड किया तो एसीटेट आइन ऐड किया, और एसीटेट आइन ने इस रिएक्शन को क्या किया, बैकवर्ड की तरफ पुश किया, ताकि एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस स्ट्रेस को जो हम लाए हैं बाहर से, उसको ये एक नए इक्विलिब्रियम पे ला सके। अब जो बच्चों में कंफ्यूजन रहती है वो ये भी है कि एसीटेट आइन जब ज्यादा होंगे यहाँ कंसंट्रेशन, तो हम एसीटेट आइन को इस इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे, तो ये भी एंड में वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इसके कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, या इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों मिला के क्या कंसंट्रेशन ज्यादा लिखी जाएगी, कम लिखी जाएगी, वो भी आपको वीडियो के एंड में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये जब हमारे पास बना पूरा का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें हमने कहा कि CH3COOH था, वाटर था, सॉल्ट था, कॉमन आइन इफेक्ट आया, आपने ली शार्टलियर प्रिंसिपल अप्लाई किया, इक्विलिब्रियम ने अपनी पोजीशन भी शिफ्ट की, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच पे। क्या जब ये कॉमन आइन आएगा और ये सप्रेस हो जाएगा तो क्या H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कंसंट्रेशन कम, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो पहले अकेले एसिटिक एसिड की पीएच की वैल्यू थी, यानी जब वो अकेला पड़ा था और वो H पॉजिटिव आइंस देता था, वो H पॉजिटिव आइंस ज्यादा थे, और अकेले में इसका पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है बनिस्बत जब आप बफर बना लेते हैं और बफर की वजह से ये एसिटेट आइन आ जाता है और कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से ये सप्रेस हो जाता है और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। तो क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आप एसिटेट आइन लाए थे और एसिटेट आइन सिर्फ H पॉजिटिव के साथ ही रिएक्ट करके क्या करता है, बैकवर्ड चला जाता है। वो सोडियम आइन के साथ वापस मिलके ये नहीं बना सकता, क्योंकि रिएक्शन तो हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगा। तो H पॉजिटिव जो पहले मौजूद थे अब उतने H पॉजिटिव मौजूद नहीं होंगे, तो पीएच पे कितना इफेक्ट पड़ेगा उसको मैंने इस टेबल की फॉर्म में एग्जांपल में शो किया हुआ है कि सपोज पहले अकेला एसिटिक एसिड पड़ा था और उसकी कंसंट्रेशन 0.1 थी, और उस वक्त जो हमारे पास बेस यानी एसिटेट आइन या जो सॉल्ट था, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन यहाँ बेस की है उतनी वो सॉल्ट ने ही दी होगी 100%, यानी अगर इसकी वैल्यू 100 है तो यहाँ इस पूरे मिक्सचर में जो एसिटेट आइन की कंसंट्रेशन होगी वो 100 ही होगी। तो सपोज स्टार्टिंग में मैं 0.1 एसिटिक एसिड रखा हुआ था और बी की वैल्यू कोई भी नहीं थी, 0 थी, तो उस वक्त पीएच की वैल्यू 2.89 थी, मतलब पीएच कम था, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। क्योंकि जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो पीएच की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव असल में हमारे पास क्या होता है, पीएच होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो अगर सपोज इसकी वैल्यू H पॉजिटिव की वैल्यू मैं कहूँ नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव की वैल्यू अगर सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास 10⁻³ है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू बनेगी 3, और अगर 10⁻- ये 4 हो जाए, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अब कम होती जा रही है, अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू 10⁻⁴ है तो पीएच की वैल्यू क्या होती जाएगी, 4 होती जाएगी। तो पहले कंसंट्रेशन 10⁻³ थी जो ज्यादा थी, और अब मैं कह रहा हूं कि 10⁻⁴ है तो वैल्यू कम हो गई, और पीएच की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि जब 10⁻³ थी तो पीएच की वैल्यू कितनी थी, 3, और जब मैंने वैल्यू बढ़ाई कम की 10⁻⁴ की तो पीएच की वैल्यू कितनी हो गई, 4, यानी ज्यादा हो गई। तो पीएच उसका इनवर्स चल रहा होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का। तो मैंने पॉइंट ये कहा कि जब एसिड मैंने रखा 0.1 और बेस कुछ नहीं था तब पीएच की वैल्यू 2.89 थी, लेकिन जब आपने सॉल्ट ऐड किया, और सॉल्ट कितना ऐड किया इन्होंने, 0.15, जिसकी वजह से कितना बेस आया, 0.15 बेस आया। तो जब आपने बेस ऐड किया तो उसकी वजह से पीएच की वैल्यू पे कितना इफेक्ट पड़ा, 4.92।
पॉइंट ये कि एसिड अकेला था तो 2.89 pH था, जब आपने इसमें सॉल्ट यानी बेस ऐड किया तो उस वक्त pH की वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज़्यादा चेंज हुई 4.92। और वो क्यों, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी थी इस बेस की, और उस बेस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपने H पॉजिटिव को क्या कर दिया था, रिएक्ट करवा के अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एसिड बनवा दिया था। और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जब एसिड होगा तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो pH की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जो शो करती है कि H पॉजिटिव कम हो रहे हैं। क्योंकि तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हुए शायद बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए इस पॉइंट को समझाने के लिए कि H पॉजिटिव जब बढ़ता है pH की वैल्यू कम होती है, और जब H पॉजिटिव कम होता है तो pH की वैल्यू बढ़ती है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि pH की जो रेंज है वो 0, 7 और 14 की अगर 25 डिग्री सी पे देखा जाए, तो सपोज मैं कहता हूँ कि H पॉजिटिव की वैल्यू मेरे पास है 10⁻³ तो अगर H पॉजिटिव की वैल्यू 10⁻³ है, उस वक्त pH की वैल्यू कितनी होती है, जब इस पर नेगेटिव लॉग लगा लिया जाता है तो pH की वैल्यू उस वक्त होती है 3। इसी तरह जब H पॉजिटिव की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁴ तो pH की वैल्यू उस वक्त होती है हमारे पास 4। तो अगर आप देखें जब H पॉजिटिव यानी 10⁻³ था, बड़ी वैल्यू है, तो उस वक्त हमारे पास आंसर आ रहा था 3। बनिस्बत जब उससे 10⁻³ से वैल्यू कम हो जाती है यानी 10⁻⁴ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो जाती है तो pH की वैल्यू हो जाती है 4। यानी जब बड़ी वैल्यू थी तो pH की वैल्यू कम, और जब छोटी वैल्यू होती है 10⁻⁴ तो pH की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो इस पॉइंट को आपको कंफ्यूज नहीं करना कि जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बड़ी होती है तो pH की वैल्यू क्या होती जाती है, कम, क्योंकि लेस pH वैल्यू पे, कम pH वैल्यू पे ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होता है। और जब pH की वैल्यू बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन कम होता जाता है, क्योंकि उस वक्त pOH की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब pOH की वैल्यू कम हो तो बेसिक होता है, तो इस पॉइंट को कंफ्यूज ना किया जाए। अब इस पॉइंट में कि मैं कह रहा था कि कंसंट्रेशन मेरे पास 0.1 थी, उस वक्त बेस नहीं था तो pH 2.89 था, और जब हमने वही कंसंट्रेशन रखी एसिड की लेकिन बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो pH की वैल्यू क्या कर गई, बढ़ गई। pH की वैल्यू क्यों बढ़ी, ऑलरेडी मैंने समझाया कि एसिटेट आयन बड़े होंगे यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, और एसिटेट आयन सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि वो H+ के साथ मिले, सप्रेस कर दे रिएक्शन को, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम कर दे। और जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती है, जो ऑलरेडी इस एग्जांपल में मैंने अभी आपको समझाया कि जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती है तो pH की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है इसमें समझने के लिए। तो अब ये जो नया pH आया होगा हमारे पास 4.92, तो ये 4.92 जो हमारे पास pH आया है, ये सपोज हम कर लेते हैं कि जो बफर बना है उसका pH है। जो बफर अभी बना है यानी जिसमें एसिटिक एसिड है, वाटर है, और जिसमें हमारे पास जो सॉल्ट है, वो हमारे पास क्या कंसिडर किया जा रहा है कि ये तीनों कंपोनेंट हमें क्या देते हैं, बफर देते हैं। इसमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है और दूसरा क्या है, फॉरवर्ड ही रिएक्शन है, यानी कंप्लीट रिएक्शन है, जो 100% क्या देगा, हमारे एसिटेट आयन और सोडियम प्लस देंगे। और सोडियम प्लस, इसमें कोई भी सोडियम प्लस का इफेक्ट नहीं है। सोडियम प्लस को कहते हैं हम स्पेक्टेटर आयंस, मतलब ये सिर्फ तमाशाई हैं और कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ यहाँ एज अ कंपोजिशन बना रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट का हिस्सा था, स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा था और इस सॉल्ट का फिर हिस्सा बन चुका था। तो यहाँ एज अ स्पेक्टेटर आयंस होंगे, ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो, इससे बफर इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो अब जो बफर बना है उसको हम चेक करेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे कि क्या मैं जब उसमें एसिड ऐड करता हूं तो क्या इस बफर के pH पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता, या मैं इस बफर में, क्योंकि ये पूरा कंटेनर है जिसमें वो सारा कंपोनेंट्स पड़े हैं, मतलब एसिटेट आयन है, H+ मौजूद है, सोडियम प्लस मौजूद है, एसिटिक एसिड है, सोडियम एसिटेट भी है और वाटर हमारे पास, तो ये सब का सब एक मिक्सचर एक कंटेनर में पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, बफर कहलाएगा। अब इस बफर में बाहर से कोई चीज यानी स्ट्रेस या कोई H पॉजिटिव एसिड या कोई OH नेगेटिव बेस लाया जाएगा। तो सपोज पहले हम इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, H+ यानी एसिड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो देखना चाहते हैं कि ये बफर किस तरह अपने pH को रेजिस्ट करता है, मेंटेन करता है और अपने pH को चेंज होने नहीं देता। तो इफ वी ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव, ये पॉइंट हमने यहाँ लिखा, तो H पॉजिटिव के लिए इस रिजर्वायर में, इस बफर में क्या मौजूद है कि वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल की तरफ ले जाएगा और इस H पॉजिटिव के इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो अगर आपने देखा हो यहाँ एसिटेट आयन मौजूद है हमारे पास, और वो एसिटेट आयन क्या करेंगे, वो एसिटेट आयन
उस H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बना लेंगे, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एसिटिक एसिड बना लेंगे। और जब अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एसिटिक एसिड पड़ा होगा तो जो H पॉजिटिव आया था उसकी अब कोई कंसंट्रेशन, जो नई H पॉजिटिव आई थी उसका कोई भी कंटेंट अकेला H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं पड़ा कि वो pH को इफेक्ट कर ले, उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दे। तो ओवरऑल क्या बना, न्यूट्रल स्पीशी बनी और न्यूट्रल स्पीशी से ओवरऑल पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी तरह अगर हम ऐड करते हैं बेस यानी OH नेगेटिव आयंस, तो OH नेगेटिव आयंस जब आएंगे तो OH नेगेटिव एज अ बेस, और ये बेस में हमारे पास OH नेगेटिव आयन कौन ला सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ला सकता है। सोडियम ऑलरेडी पड़े हुए थे तो अगर वो आ भी जाए तो उससे और कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसी तरह अगर H पॉजिटिव कोई एसिड है वो Cl नेगेटिव है और वो भी आ जाए Cl नेगेटिव तो उससे भी इस बफर को कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन जो असल कंटेंट है कि OH नेगेटिव और H प्लस, तो H प्लस का तो हमने CH3COOH बनाया और OH नेगेटिव जो आपने इंट्रोड्यूस कराया है वो किसके साथ मिलेगा, तो हमने कहा इफ वी ऐड स्ट्रॉन्ग बेस सपोज OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव के लिए ऑलरेडी वहां मौजूद है H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, जो कि खुद भी न्यूट्रल स्पीशी है और वो भी उसके पीएच को इतना इफेक्ट नहीं करेगी। पीएच थोड़ा बहुत चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे एक न्यूमेरिकल में हमें समझ आ जाएगी कि कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कांस्टेंट रहता नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं। जैसे सपोज अगर मैं कहूं कि इसका पीएच था बफर का, सपोज कर लेते हैं इस बफर का पीएच 4.75 है, तो जब हम इसमें 0.1 मोल H पॉजिटिव या कुछ डालेंगे तो इसकी वैल्यू 4.73 या कुछ इतने तक आ जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत कम हो जाएगी कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ी है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी लेकिन ऑलमोस्ट ये वही वैल्यू अगर आप वाटर में डालेंगे तो वाटर की वैल्यू जो 7 न्यूट्रल पीएच पे थी वो वैल्यू कहां जा चुकी होगी, वो वैल्यू 1 या 2 या 3 पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मतलब 4 फोल्ड या 5 फोल्ड वो अपनी वैल्यू क्या कर चुका होगा, डिक्रीज कर चुका होगा, पीएच की वैल्यू में चेंज ला चुका होगा, एसिडिक की तरफ आ चुका होगा। वाटर 7 पे था, आपने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उतनी ही H पॉजिटिव जो यहां डाली 0.1 मोलर वो 4.75 से 4.73 मतलब 0.02 का या 0.2 का सिर्फ चेंज आया यहाँ। लेकिन वही अगर आप वैल्यू क्या करेंगे, वही वैल्यू 0.02 का वही वैल्यू अगर आप क्या करेंगे वाटर में डालेंगे तो वो pH 7 से लेकर कहाँ आ चुका होगा, pH 1 या 2 पे ला चुका होगा, मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 यूनिट का चेंज लाया होगा। तो बहुत बड़ा चेंज है, एसिड ऑलमोस्ट न्यूट्रल से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ वाटर के केस में आ चुका होगा। तो उनके यानी वाटर के केसेस में काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और बफर के केस में उसे इफेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि बफर के आयंस मौजूद हैं जो उसको क्या कर रहे होते हैं, नलिफाई कर रहे होते हैं उस H पॉजिटिव को और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है pH = pKa + log ऑफ सॉल्ट और एसिड भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है कंजुगेट बेस और एसिड। इस फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, Ka की वैल्यू हो तो उसका नेगेटिव लॉग लगाएंगे और pKa आ जाएगा हमारे पास। कंजुगेट बेस की वैल्यू, तो ये हमारे पास कंजुगेट बेस है, लेकिन कंजुगेट बेस हम सॉल्यूशन से निकालेंगे क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के दौरान जो वैल्यू होगी कंजुगेट बेस की वो वाली हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एसिटेट आयन एसिटिक एसिड की वजह से बिल्कुल ही नहीं होते, ऑलमोस्ट उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो एसिटेट आयन की वैल्यू ऑलमोस्ट वही वैल्यू हम लिख रहे होते हैं जो इस सॉल्ट की वैल्यू होती है कि जितनी हमने सॉल्ट की कंसंट्रेशन रखी होती है। तो ऑलमोस्ट हम कंसिडर इतना कर रहे होते हैं कि जितना सॉल्ट था उतना ही हमारे पास एसिटेट आयन यानी कंजुगेट बेस होगा। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एसिटेट आयन एसिटिक एसिड की वजह से भी है और एसिटेट आयन हमारे पास सॉल्ट की वजह से भी है, तो कितना फिर एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन रखी जाए, तो हम एसिटेट आयन की उतनी ही कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रख रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स में जितनी हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई होती है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता कि कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन सॉल्ट के ही कंसंट्रेशन के बराबर होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स में फिर चेंज होता है, वहां हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में भी। लेकिन मोस्टली केसेस में कंजुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो सॉल्ट के बराबर ही होती है, तो इसीलिए यहाँ सॉल्ट और एसिड भी लिखा हुआ होता है। तो ये और एसिड की जो कंसंट्रेशन रखेंगे वो मैंने लिखी है इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि एसिड ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही होता है, उसने बहुत कम ही डिसोसिएट हुआ होता है। तो इसीलिए जब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं पीएच को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो अनडिसोसिएटेड वाली वैल्यू ही जितनी यहाँ स्टार्टिंग में दी गई होती है, सपोज वो 0.5 मोलर है, यहाँ जो पिछली वीडियो मैंने एग्जाम्पल दी थी कि 0.5 मोलर, तो 0.5 मोलर ही हम एसिड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे।
बाद में जब एसिड में बफर में कोई H पॉजिटिव या OH नेगेटिव लाया जाता है और चेंज फाइंड आउट करने के लिए होता है, तो उन्हीं वैल्यूज़ के साथ वो वैल्यूज़ ऐड या माइनस कर दी जाती हैं, जो चेंज आ गया होता है वो हम न्यूमेरिकल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बेसिक बफर पढ़ेंगे और बेसिक बफर के साथ ही हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो बफर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कवर हो जाएं। और लेकिन अब कमेंट्स कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और लाइक कीजिए। जितना आप लोग हमें मोटिवेट रखेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव काम हम करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे MCQs वगैरह और पेपर से रिलेटेड डिस्कशन जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और इसी तरह जितना डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम काम कर सकेंगे इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करते रहेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट। बहुत शुक्रिया।